नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का द राष्ट्र प्रथम में। पश्चिम बंगाल में जो ड्रामा कल से शुरू हुआ है, आज भी वो जारी है। दिल्ली की सर्दी में माहौल गर्म होता नजर आया जब टीएमसी के सांसद सड़कों पर बैठ गए, चाहे मोहिया मित्रा हो या फिर डेरेक ओब्रायन हो, जिनको पहले तो कहा गया कि आप हट जाइए, लेकिन भाई टीएमसी है, मानने वाली कहाँ है भाई। इनका तो एक ही एजेंडा है कि जो देश है वहां पर लोकतंत्र खत्म हो गया है और देश में कुछ भी हो रहा है तो देश को खतरे में डाला जा रहा है। भैया ठीक है। उसके बाद डेरेक ओब्रायन को खींचा गया, शर्ट ऊपर हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि डोंट पुल आउट माय शर्ट। तो उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। अब महुआ मित्रा ये क्या कर रही थी, ये भी रोने पीटने लगी थी चश्मा लगा करके। चश्मा नहीं उतरना चाहिए, इनके फैशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गई ये प्रोटेस्ट के लिए थी, लेकिन पूरा सज धज के, बिंदी लगा के, चश्मा लगा के, चलो वो तो इनका स्टाइल है, गई, चलो कोई बात नहीं। इनको भी वहां से उठा करके पुलिस ने वैन में कर दिया, चलो भैया हिरासत में तुम चलो, चलो ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों समझो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी जो इस वक्त गुस्से में लाल पीली हो रही हैं, हरी डायरी को यहां वहां जहां जहां छिपाने की कोशिश कर रही हैं कि गलती से अगर ये जो हरे रंग की जो फाइल है ये हाथ लग गई तो फिर तो भांडा फूट जाएगा। लेकिन आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा कि ये जो आईपैक कंपनी है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसको प्रशांत किशोर ने बनाया था, और 2021 में इन्होंने इनको प्रतीक जैन को धीरे धीरे बोला कि भाई तुम इसका काम संभालो, क्योंकि भाई 2021 में टीएमसी चुनाव जीती और उसके बाद जो एजेंडा सेट कर लिया प्रशांत किशोर ने अपने लिए बिहार में जाकर के उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पारी की शुरुआत करने की पूरी जो प्लानिंग थी वो की और उसको एग्जीक्यूट किया। चलो बात तो यहां पर आ गई। लेकिन ये जो कंपनी बनी दोस्तों, ये देखिए एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में लोग जैसे नॉर्मल काम करते वैसे ही काम की गई, लेकिन इस कंपनी का मेन काम क्या था वो समझिए पहले, फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। फिर आपको भी लगेगा ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश की, एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इस तरह से दौड़ती नजर आई, हाथ में दो माइक लेकर के प्रधानमंत्री को ललकारती नजर आई और कहती नजर आई कि अपने गृह मंत्री को समझा लीजिए, अपने गृह मंत्री को कंट्रोल कर लीजिए। जो बीजेपी है वो तो हमारी सारी चुनावी स्ट्रैटेजी, हमारे स्लोगन, हमारे कैंडिडेट की डिटेल जानने के लिए ईडी की रेड करवा रही है। उस ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट अपने पास वो लेकर के जाएंगे और फिर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेगी और फिर बीजेपी जीतेगी। ये मानना है ममता बनर्जी का। ठीक है, अब समझिए जो जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रही हूं वो कंपनी के ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, जरा ये समझिएगा दोस्तों। ये प्राइवेट कंपनी है तो आपको समझ में आ गया। इसका काम क्या है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करना, उनको सलाह देना, उनके लिए कैंपेनिंग प्लान करना, ताकि इलेक्शन में वो अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर पाए, यानी स्टैंड कर पाए। ये काम है आईपैक का, जिसको प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। ठीक है, इसका 2021 में जब फिर से टीएमसी सत्ता में आ गई तो वहां पर कोलकाता में सॉल्ट लेक में इन्होंने अपना एक ऑफिस स्टैब्लिश कर लिया। ठीक, वहां से वो अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। अब इनको जो पैसा कौन देता है, इनको पैसा टीएमसी से मिलता है। भाई ये उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, फिर वहां से पैसा मिल जाता है, चलो ठीक है। लेकिन जो कंपनी किसी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन प्लान करती हो, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाती हो, जिसका बेसिक वर्क जो है वो यही हो, उस कंपनी का कोल माइनिंग में क्या हिस्सा हो सकता है। कोल माइनिंग का जो पैसा है, कोयला तस्करी का जो स्कैम था, उसका पैसा इस कंपनी के पास क्यों आया, उसका पैसा इस कंपनी के पास किसने भेजा, जो हवाला का पूरा नेटवर्क था वहां से जो वो पैसा था वो इसके अकाउंट में क्यों आता रहा। दरअसल दोस्तों जांच ये हो रही है। जो ईडी है, ईडी ने सिर्फ कोलकाता में इस कंपनी पर रेड नहीं की है, या प्रतीक जैन जो इनका डायरेक्टर है, इसमें 3 डायरेक्टर है, उसमें प्रतीक जैन भी एक डायरेक्टर है जिनके घर पर रेड की गई है। ये 8 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है, तो ममता बनर्जी को तो फिर उन 8 जगहों पर जाना चाहिए था। अगर इतना ही आईपैक से प्यार है तो ममता बनर्जी को तो फिर दौड़ लगा देनी चाहिए थी हर राज्य के लिए। 8 जगहों पर रेड चल रही है और जो रेड की मुख्य वजह है वो ये जानना है क्या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है आईपैक। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और वो पैसा आता रहा है तो फिर तो जवाब प्रशांत किशोर को भी देना पड़ेगा। जो प्रशांत किशोर बिहार इलेक्शन में जब उनसे पूछा गया कि इतना पैसा आपके पास कहां से आया कि 3 साल आप कैंपेन करते रहे, अलग अलग जगहों पर जाते रहे, आप
इतने बड़े लेवल पर काम करते रहे, पैसा कहां से आया? तो उन्होंने कहा मैं आपको पाई पाई का हिसाब दे सकता हूं, और इतना पैसा आया, इतनी मैंने जीएसटी दी, हमारा कहीं भी जो पैसा है, हिसाब किताब जो है वो गलत नहीं है। ये सारी चीजें वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही उनकी कंपनी है जिसके ऊपर सीधा सीधा अगर हम देखें तो जो ईडी की रेड हुई है वो इसको लेकर ही हुई है कि जो हवाला का पैसा है उसका जो ट्रांजैक्शन है वो इस कंपनी के जरिए क्यों हुआ है। भाई आप इलेक्शन में लोगों को सलाह देते हैं तो फिर कोयले के उस कालिख में क्यों पुत्ते नजर आ रहे थे? ममता बनर्जी डर गई रेड के बाद कि भाई कहीं टीएमसी के जो खाते हैं उसका भी अता पता ना लग जाए, क्योंकि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब जो क्या आईपैक के पास पैसा आ रहा था वो क्या टीएमसी के पास जा रहा था, और जो फाइलें थी उनमें क्या उसका हिसाब किताब था, उसमें क्या उसका लेखा जोखा था कि कहां किससे कैसे कब कैसे कितना पैसा मिला, उस पैसे को और कहां भेजा गया, कैसे उसका चुनावों में इस्तेमाल किया जाना था, और किससे कितना पैसा लिया जाना था, क्या इसकी पूरी एक रूपरेखा थी, रोड मैप था, जिसको सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ जाता, पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल जाती। और क्या इसीलिए ममता बनर्जी दौड़ पड़ी एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए। पहले उनके कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर आते हैं, उसके बाद सोचिए कितनी बड़ी बात है, ममता बनर्जी जो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो देश में अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उस पर एक्शन लेती है, और उनको पूरी उसके लिए छूट है। भाई अपने ईडी अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आई थी, ऐसा तो था नहीं जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं अमित शाह के इशारे पर ईडी चली आई थी और अमित शाह ने कहा, इसलिए अमित शाह ने ऐसे बटन दबाया, ईडी के अधिकारियों को बुलाया कि ऐसा है जाओ पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना, तुम रेड कर लो। ऐसा होता है क्या कहीं? भाई ईडी के पास भी तो दस्तावेज होंगे। ममता बनर्जी ईडी की रेड के खिलाफ पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में वो सोच रही है कि इस पूरे एक्शन पर हाईकोर्ट ये कह देगा कि नहीं ईडी की कार्रवाई गलत है। भाई वो भी ईडी को भी पूछेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाइए, आप किस बेसिस पर रेड कर रहे थे। लेकिन रेड के दौरान ममता बनर्जी ने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, अपनी गाड़ी में रखवाया, वो क्या लीगल था? आप किसी भी रेड में, क्योंकि आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं, आप कहीं भी जा सकती हैं, तो क्या इसका नाजायज फायदा उठा लिया ममता बनर्जी ने कि वो अधिकारी जो गए जांच के लिए, आपने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, फाइल अपनी गाड़ी में रखवा ली? कैसे? जब दोस्तों ईडी की रेड होती है ना तो वहां पे किसी का एक्सेस नहीं होता, वहां अंदर कोई जा नहीं सकता है। तो ममता बनर्जी ने भी तो गलत किया, तो ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के दौरान बाधा डालने की कोशिश की, वो सारे डॉक्यूमेंट जो शायद पहले ईडी देखती उन्होंने अपनी गाड़ी में रखवा लिए। तो ममता बनर्जी जो लोकतंत्र की दुहाई ले रही हैं, क्या ममता बनर्जी सही में लोकतंत्र की हिफाजत कर पा रही हैं? उनके राज्य में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो टीचर्स है वो परेशान हो रहे हैं, सड़क पर आ गए, पुलिस उनको खींच रही है। ममता बनर्जी का ध्यान इनकी तरफ नहीं है। ममता बनर्जी जो अपने राज्य में हर अन्याय के खिलाफ आवाज उनको बुलंद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं की। ममता बनर्जी को सिर्फ एक चीज दिखती है, और वो क्या है कि कैसे बीजेपी उनको टारगेट कर रही है, कैसे जो प्रधानमंत्री हैं अमित शाह है वो उनके पीछे पड़े हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की गलतफहमी है। क्या ममता को ऐसा लग रहा है कि जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, उसमें ममता बनर्जी के लिए जीत पाना मुश्किल होगा? क्योंकि इतने एलिगेशन ममता के ऊपर लग गए हैं कि ममता बनर्जी के उन एलिगेशन से पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भी परेशान हो चुकी है। वो कह रही है दीदी अपना और अभिषेक बनर्जी का भला करने के अलावा प्रदेश की जनता का भी भला कर दो। मैं ममता बनर्जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप ही के टेन्योर में पश्चिम बंगाल की जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ? पश्चिम बंगाल में जो रोजगार है वो कितना बढ़ा? पश्चिम बंगाल आर्थिक तौर पर कितना मजबूत हुआ? प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल में कितनी बढ़ी? पश्चिम बंगाल में जो अदर स्टेट से लोग हैं वो कितने आए हैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? क्या कोई आईटी कंपनी नहीं लगी? क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं लगी? क्या कोई बड़ा प्लांट वहां पे लगा? तो इसका जवाब ममता बनर्जी ना में होगा। ये आपकी नाकामयाबियों को दिखाता है। आपका पूरा फोकस अपने पूरे टेन्योर के दौरान किस में रहा? बीजेपी को रोकने में। बस और बस एक ही आपका सूत्र था, एक ही आपका मंत्र था, किसी तरह से लोगों के दिमाग में बिठा दो पश्चिम बंगाल के जो बंगाली भाषी हैं, जो मानते ही हैं कि अगर कोई अदर स्टेट का आता है बंगाल में तो वो आउटसाइडर है। आप लोग कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और आप जैसे लोग ममता बनर्जी एक्सेप्ट करने भी नहीं देंगे। आप क्या कहते हैं कि ये जो आउटसाइडर्स लोग हैं ये हमारी बंगाली सभ्यता और हमारी
भाषा पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। आपके राज्य में रेड होती है, इकलौती आप ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो वहां पर उस प्राइवेट कंपनी के लिए आवाज बुलंद करने के लिए पहुंच जाती है और ये कह देते हैं कि ये गलत तरीके से ईडी की रेड हुई है। पहले तो मैं समझना चाहती हूँ और मेरे दर्शक समझना चाहते हैं कि उसमें ईडी की रेड में वो गलत तरीका क्या था। पहले आप ये बता दीजिए कि ईडी की रेड में गलत तरीका क्या था। क्या ईडी बिना किसी डॉक्यूमेंट की आई थी? क्या जो ईडी है उसकी रेड के दौरान वो कोई ऐसा काम कर रही थी जो गलत था, गैर कानूनी था? तो इसको प्रूफ तो करिए ममता बनर्जी। आप भी वही काम करिए जो राहुल गांधी करते हैं। आपको भी लग रहा है आप चुनाव हार रही हैं ममता, मैं तो आपसे कह रही हूं कि आप इस बार कहीं चुनाव हार ना जाएं। और आपने जो हरकत की है उसके बाद आपकी बहुत निंदा भी हो रही है। आप करेंगी क्या? लेकिन क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को देश का हिस्सा नहीं मानती? पश्चिम बंगाल क्या मानती है ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल अलग है, जो वहां पर एक्शन नहीं होगा, कोई आएगा नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ ममता का राज चलेगा? तो ममता का अगर आपको आपका राज चलाना ही था तो फिर वामपंथियों और आप में फर्क क्या था? वामपंथियों की सरकार के खिलाफ आपने क्यों झंडा बुलंद कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, मां माटी मानुष का अपमान हो रहा है, उनके अन्याय के खिलाफ मैं खड़ी होंगी और उनको उनका न्याय दिलाऊंगी? आप तो जब सत्ता में आई 2011 से, तब से सिर्फ और सिर्फ अन्याय की ही बुगुल आप फूंक रही हैं। आप महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार पर चुप रहती हैं क्योंकि आपको लगता है आपके जो मंत्री हैं वो आपको लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं ला करके, जिससे जो पार्टी है वो मजबूत होगी और इलेक्शन में खड़ी हो पाएगी। आपके ही जो लोग हैं वहां पर तोलाबाजी करते हैं, आपके ही लोग गुंडागर्दी करते हैं, आपके ही जो लोग हैं वहां पर कैसे बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मुर्शिदाबाद में हमने देखा कैसी हिंसा हुई थी, लेकिन हर चीज के खिलाफ आप खड़ी हो जाती हैं। नहीं 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 नहीं, हमारा बंगाल अच्छा है, हमारा बंगाल अच्छा है, हमारा बंगाल अच्छा है, हमारे बंगाल में कुछ नहीं होता है। दीदी आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपके नाटक करने से भी कुछ नहीं होगा। मुझे पिछले चुनाव में याद है आपने अपना पैर तोड़वा लिया था, कैंपेनिंग के वक्त गई थी, गाड़ी से उतरी थी और आपका जो पैर है उसमें थोड़ी सी चोट लगी थी और उसके बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर पैर में प्लास्टर बांध के बाहर आई थी और उसी पूरे प्लास्टर से इन्होंने ये सिंपैथी गेन की कि फिर से चुनावों में आ गई और इसीलिए कहा गया दीदी ने खेला कर दिया। दोस्तों मैं इसीलिए बता रही हूं, दीदी फिर से आज पश्चिम बंगाल की इसी धरती से बहुत बड़ा खेला कर रही हैं और अगर वहां के लोग इसे नहीं समझते हैं तो आपके साथ खेला हो जाएगा और फिर आप उसी डर में, दर्द में तड़पने के लिए तैयार रहिएगा अगर आप दीदी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि दीदी आपके साथ नहीं खड़ी हैं। इन इतने सालों में आप भी समझ गए होंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए? अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो किसे अपनाना चाहेगा पश्चिम बंगाल? ये सवाल जिसका जवाब मैं आप पर छोड़ती हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।